हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घरों में बहुत ही आराम से होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है। कोरोना के टाइम पीरियड में आप कोरोना से भी बचना है और आपको बाकी के सब कामों को भी करना है। थोड़ा सा जब हम सेफ्टी मेजर्स को लेके चलेंगे तो हम हेल्दी हैप्पी भी रहेंगे और हमारे जो रूटीन वर्क्स हैं जो बहुत कंस्ट्रेंट हो गए हैं वो भी होते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक की, क्योंकि हमारी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसमें जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है फॉरेन एलिमेंट एंड द स्टेजेस अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जब हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो व्हाट पॉइंट इज और फैक्ट इज और लॉ इज और लीगल सिस्टम और व्हाट matter is present to make any private law and convert it into a private international law, right? So merging of private law with the international law is happened due to the presence of foreign element, right? Because if there is no foreign element, then what is the need of studying or applying the private international law? वो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट है वो हमारे एक नॉर्मल डोमेस्टिक जिसको म्यूनसिपल लॉ कहते हैं अपना, उससे इजीली रिजॉल्व हो जाता है। तो हम कब ये कहते हैं कि अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट हो गया है, या हमको इस सिचुएशन में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को एक बार देखना पड़ेगा बिफोर ट्रायल चल पड़े। कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर डिस्प्यूट कोई फॉरेन एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं करता तो इट सिंपली मीन्स कि दिस डिस्प्यूट इज़ ए लोकल डिस्प्यूट, नो इंटरनेशनल एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू और इन्वॉल्व इन सच डिस्प्यूट। तो वाई द कोर्ट्स आर बर्डन्ड विद to analyze any private international laws principle or to first deal with that under which court's jurisdiction this kind of dispute should be filed, means whether in India for example or in some foreign countries, right? And secondly, whether the Indian law is applied or some foreign countries law is applied. So unnecessary एक्सरसाइज कोर्ट नहीं करेगा अगर उसको फर्स्ट हैंड पे ये पता चल जाए कि इस डिस्प्यूट में फॉरेन एलिमेंट कोई प्रेजेंट है या नहीं है तो फिर तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बचता। वो एक सिंपल डिस्प्यूट हो जाएगा अंडर द म्यूनसिपल लॉ, जिसके लिए वेल डिफाइंड हमारे पास प्रोसीजरल लॉ हैं जो कि हमको क्लियर बताते हैं कि कौन सा कोर्ट में जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, प्लेंट्स कैसे ले जाएंगे, पार्टीज़ को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कॉज ऑफ एक्शंस अगर एक से ज़्यादा मर्ज कैसे करेंगे, एंड सो वो तो हमारे पास पूरा सिविल प्रोसीजर कोड प्रेजेंट है। लेकिन अगर फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट है तो फिर वो सूट कैसे फाइल होएगा अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। देखिए, हम अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ कोई स्टैचू या एक्ट वैसा नहीं है जो हमको डिफरेंट प्रोविज़न बताए, बल्कि वो हमको क्या बताता है, कुछ स्टार्टिंग एस्पेक्ट्स बताता है। वंस द ट्रायल केस जो इंस्टीट्यूट हो गया, जिस कोर्ट में स्टार्ट हो गया एंड कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट, है ना, बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज़, वो फिर कोई और इशू नहीं रहेगा। वो जो लॉ वो कोर्ट कह रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग, जिस कोर्ट में चलना है उस कोर्ट और फॉरम के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाएगा और एक जजमेंट जो पास होगी वो सारे जो एविडेंसेस और पार्टीज़ को हियर करने के बाद जो एक नॉर्मल मॉड है वैसे हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें फॉरेन एलिमेंट का पता कैसे लगाएंगे। तो फॉरेन एलिमेंट कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है कि पता लगाने के लिए कुछ ज़्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज़ सिंपली द फॉरेन एलिमेंट इज़ एनीथिंग दैट इज़ इट मे बी लॉ और एनी लीगल सिस्टम और फैक्ट। और जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो इट मे बी ए फैक्चुअल सर्कमस्टांस, ए फैक्चुअल सिचुएशन, ए फैक्चुअल ट्रांजैक्शन or factual intercourse between the parties or any kind of question that involve both, or you can say mixed question of law and fact अगर किसी केस में अराइज होता है तब, या फिर हम ये भी कह सकते हैं any one or more than
मोर देन वन, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, कहाँ हो रही है, लॉ और फैक्ट वगैरह हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ हो रही है, जहाँ पे देर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन लीगल सिस्टम्स, राइट, कि कुछ ट्रांजैक्शंस या कॉज ऑफ एक्शन या फिर फैक्चुअल सिचुएशन और सम ट्रांजैक्शन इज ऑफ सच टाइप दैट टेक प्लेस बिटवीन द, आप ही कह सकते हो, पार्टीज और लैंड और सम एरिया ऑफ मोर देन वन नेशन। अगर एक नेशन के, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल वो जो लॉ है वो ट्रांसनेशनल या ट्रांस बॉर्डर लॉ भी कहलाता है। क्यों कहेंगे? क्योंकि एक बॉर्डर जब क्रॉस करके डिस्प्यूट चला जाता है ना, डिस्प्यूट आउट ऑफ बॉर्डर होता है या ट्रांसनेशनल, दो नेशंस के लोगों के बीच में होता है, दैन इट बिकम द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो फॉरेन एलिमेंट का हमको पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हम स्टेजेस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो फॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो हम 3 स्टेज की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर इनफॉर्मली हम सोचें सूट स्टार्ट ही कहाँ से होता है, तो जो पहला काम है ना कोर्ट का, वो तो ये पता लगाना है कि वेदर देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट और नॉट। हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट भी क्या है, क्योंकि देखो आर्बिट्रेशन एक्ट में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की मतलब इंटरनेशनल कोई एस्पेक्ट है उसको डील करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड में आज के दिन जो ट्रांजैक्शन है वो बिटवीन द नेशंस बहुत तेज़ी से चल रही है। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो ट्रेड है, कंज्यूमरिज्म है, मार्केटाइजेशन है, वो सब कुछ किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, कभी पार्टीज़ कभी कंपनीज़, क्योंकि हमेशा पर्सन की बात करी थी, तो यानी कि नेचुरल पर्सन प्लस में लीगल पर्सनैलिटी जो रहती हैं यानी कि कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, वो भी अगर फॉरेन कंट्री में हैं तो आर्बिट्रेशन एक्ट क्या करता है, बताता है कौन सी चीज़ फ़ॉरेन मानी जाएगी, कब आपको होगा कि फ़ॉरेन कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो वो फ़ॉरेन तब मानी जाएगी या तो 2 या मोर देन जो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक पार्टी फ़ॉरेन कंट्री में रिजाइड करती हो या वहाँ का नेशनल हो, और अगर वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन है यानी अगर वो एक कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन कंट्री में होना चाहिए, और जो ऑनर्स है ना वो तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं लेकिन ऑफिस रजिस्टर्ड इंडिया में है, और कंपनी का प्रोडक्शन किसी और देश में हो रहा है, कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में भी है, और जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी सेल हो रहे हैं और किसी एक और 3rd या 4th कंट्रीज़ में भी सेल हो रहे हैं। तो इस तरह की जब एस्पेक्ट अराइज होती है यहाँ पे, जहाँ पे एक कोई ना कोई एस्पेक्ट जो उस ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है वो एक फॉरेन लैंड से रिलेटेड है। अगर फॉरेन लैंड के या तो पीपल का, यहाँ लैंड का मतलब क्या है, वहाँ पे रहने वाले नागरिक का, या कॉज ऑफ एक्शन ही उसी लैंड पे राइज हो जाए, या पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वहाँ हो जाए, या कॉज ऑफ एक्शन एक जगह पे हुआ उसका कॉन्सिक्वेंस कहीं और हो जाए, एक्चुअल इम्पैक्ट कहीं और पड़ रहा हो और वो फॉरेन लैंड हो, तो ये जो सारे चीज़ें होती हैं ना, ये इनमें से कोई भी एनी वन और मोर देन वन अगर कोई भी एस्पेक्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, क्लियर कट है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एलिमेंट एंड नाउ द केस शुड बी डेल्ट अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ नॉट normally plainly started under the municipal law. Court has to first look upon that are the stages of private international law, कि how it is applied, under which stages the foreign private international law is applied. So जब हम stages की बात करते हैं ना, तो देखा जाए तो मैंने अभी क्या बोला है, इनफॉर्मली अगर बात करेंगे तो सबसे पहले फॉरेन एलिमेंट है कि है नहीं है, यही पहली स्टेज है। लेकिन नहीं, स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो ये तो हमको पता लगाना ज़रूरी है कि वेदर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ शुड बी अप्लाइड और नॉट। तो ये तो एक डिमार्केटिंग लाइन है जहाँ के इधर अगर फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट है तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन होगा, नहीं है तो म्यूनिसिपल लॉ के का एप्लीकेशन होगा, तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो वंस वी हैव डिटरमाइंड और वी केम टू नो दैट येस द फॉरेन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट, तो वहाँ से क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जब स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना, तो कौन सी स्टेजेस में वो चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ना वो एक्चुअली खुद एप्लीकेबल नहीं होता, वो इन स्टेजेस को ही डिफाइन करता है कि हाउ द डिस्प्यूट इज़ डेल्ट, राइट। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, चॉइस ऑफ जुरिसडिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमको वेन्यू ऑफ कोर्ट पता लगाना बहुत ज़रूरी है, द प्लेस
where the case should be instituted, whether the correct court is there or not, or we have to move to proper court. देखो सबसे एक इसमें मैं आपको एक सिविल प्रोसीजर कोड की एक प्रोविज़न बता देती हूँ जो थोड़े से उनको क्लियर कर देती है फर्स्ट हैंड पे, अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें जुरिस्डिक्शन को लेके, राइट। इंडिया में सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है, सेक्शन 10 के साथ एक एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस को एक्सप्लेन करता है, और वो क्या कहता है रेस सब जुडिस, कि कोई भी जो सूट है ना वो पैरेलल लिटिगेशन आप नहीं चला सकते, वो बार करता है उस चीज़ को। यानी कि इफ़ सूट इज़ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड इन द सेम कोर्ट और सम अदर कोर्ट विद इन इंडिया और बियॉन्ड द इंडिया बट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट, no other suit shall be taken by the court, okay, or tried by the court where the parties of the suit means previous suit and the current suit जिसमें क्वेश्चन अराइज हुआ है are the same and the matter in issue is directly and substantially is the same between both the two suits. Secondly, title of suit is same or parties litigating under same claim are same, एंड जो रिलीफ क्लेम करा गया है वो उन्हीं क्लेम्स के लिए करा गया है जहाँ ये पार्टीज कॉमन है, यानी कि कॉमन क्लेम ही चल रहा है। या कोई और भी क्लेम है जो पहले ओरिजिनेट हो सकता था, उन्होंने तब तो करा नहीं, अब यहाँ दोबारा किसी चीज़ को मांगा जा रहा है। तो रेस सब जुडिस किन मैटर्स को इन्वॉल्व करता है, नो कोर्ट शैल बी अलाउड टू ट्राई एनी सूट वेयर द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम इन बोथ द सूट्स। और हम ये कह सकते हैं कंडीशन में the parties litigating are the same or parties litigating under the same claim, they are claiming the same relief, or the title of suit is same, right, and the court either the second suit is filed in same court or some other court may be beyond India but that should be under the control of India। तो ये जो है ना ये सूट बार नहीं हो सकता, ऐसी रेमेडी बार एक ही साथ 2-4 कोर्टों में क्लेम नहीं करी जा सकती। तो जो रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल है ना वो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रेस सब जुडिस की और रेस जुडिकाटा की जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड में वेल डिफाइंड है अंडर सेक्शन 10 एंड 11 आर फुल्ली एक्नॉलेज्ड बाय ऑल ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हो जाता है कि आप बार लिटिगेशंस मत फाइल करो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस को अवॉइड करने का काम करता है ये हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, राइट। तो मान लो कोई सूट फाइल कर देता तो क्या होगा, स्टे ऑफ सूट हो सकता है, और तो क्या होगा सेकंड सूट को स्टे कर दिया जाएगा, एक ही चलेगा। लेकिन पता ही ना चले दोनों ही चलते रहे तो भी इलीगैलिटी नहीं है, राइट। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन अटैच है रेस सब जुडिस के साथ सेक्शन 10 में, वो क्लियरली ये कहती है कि ये जो पैरेलल लिटिगेशंस है ना, ये फॉरेन लिटिगेशन फाइल्ड और सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन सम फॉरेन लैंड, उसको इन्वॉल्व नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर फॉरेन कंट्री में किसी ने सूट फाइल कर रखा है और कोई इंडिया में भी सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके सेम पार्टीज़ के बीच में सेम साइड टाइटल को लेके सेम टाइप ऑफ रिलीफ वो क्लेम कर रहे हैं, अगर वो इंडिया में भी फाइल करना चाहे तो उसका कोई बार नहीं है, वो आराम से फाइल कर सकता है। सत्या वर्सेस तेजा सिंह का केस है 1975 का, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये बहुत सारी चीज़ों में कॉमन आप ये लीडिंग केस लो समझ सकते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का इंडिया में। द रीज़न इज़ ये फॉरेन जजमेंट को डील करता है, जुरिस्डिक्शन को डील करता है, फॉरेन एलिमेंट को डील करता है, बहुत सारी चीज़ों को डील करता है, और जो मैरिज एक्ट में क्या रहता है उसको भी डील करता है। तो इसको हम बाद में करेंगे किसी और जब फॉरेन जजमेंट करेंगे ना उस कंटेक्स्ट में इसको हम ज़्यादा डिटेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैरेलल लिटिगेशन चल सकती है, यानी कि हस्बैंड ने अगर फॉरेन कंट्री में कनाडा की नेविदा में केस फाइल करके डिवोर्स के लिए अप्लाई करा, तो फीमेल ने इंडिया में भी मेंटेनेंस के लिए अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करा, तो पैरेलल लिटिगेशन है वन एक डिसाइड हो गई वो मेंटेनेंस मांग रही है, और मान लो कोई पार्टी रेस्टिट्यूशन मांग रही है, तो वंस एक पार्टी डिवोर्स मांग रही है फॉरेन लैंड के अंदर,
अदर पार्टी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट फाइल कर रखा है इन इंडिया, तो ये तो दो पैरेलल लिटिगेशन होगी, दो द टाइटल ऑफ सूट इज डिफरेंट, क्योंकि एक डिवोर्स मांग रहा है, एक रेस्टिट्यूशन मांग रहा है, तो भी डिफरेंस है। लेकिन जो इशू वो है वो कन्फ्लिक्टिंग इशू है कि वो अलग होना चाह रहे हैं, वो पास रहने के लिए बुला रहे हैं, कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, राइट। तो ऐसे में हमारा रेस्ट ऑफ जुडिसी सेक्शन 10 के साथ जो एक्सप्लेनेशन अटैच है सिविल प्रोसीजर कोड में, वो कोई बार नहीं कर रही है कि जो पैरेलल लिटिगेशंस है वो इंडिया और फॉरेन कंट्री में नहीं चल सकती, वो चल सकती हैं, अलाउ करा जा रहा है, राइट। तो ऐसे सूट में जो हमें पहले ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, तो वो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये चॉइस ऑफ जुरिसडिक्शन बड़ा टॉपिक है, राइट, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेकेंड स्टेज, वंस वी कम टू नो दैट विच कोर्ट इज़ द प्रॉपर कोर्ट, या विच कोर्ट हैज़ पावर to try a suit, or we can say that a particular court is competent to hear the dispute between the parties and some foreign element is present, then हमारा ये स्टेज है वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या आती है कि चॉइस ऑफ लॉ क्या रहेगा। नाउ वी कंफर्म द चॉइस ऑफ जुरिसडिक्शन कि यस जुरिसडिक्शन डिसाइड हो गई है कि हाँ ये कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। सपोज हम कहते हैं कि 3 नेशनल्स का डिस्प्यूट चल रहा था, वन इज़ लिविंग इन मैक्सिको, अदर इज़ इंडियन, एंड द थर्ड वन इज़ लिविंग इन इंग्लैंड। दे बोथ मीट एट ए totally different destination because they both meet on Facebook, they plan a trip, they all of three went together। अब टुगेदर का मतलब क्या, अपने अपने देशों से चले, they went together for a trip and reach at the some destination in स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन आपस में डिस्प्यूट हो गया, मॉनेटरी डिस्प्यूट हो सकता है, टोट अराइज हो सकता है, या उनका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी ट्रिप पे वो निकले थे उसको लेकर के वहाँ पे जो डिस्प्यूट हो गया। तो ना क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ, सपोज टोट कमिट कर दिया एक पार्टी ने दो के साथ, तो जो टोट कमिट हुआ वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ, पार्टीज़ में एक इंडियन थी, अदर कहाँ की थी, मैक्सिको की थी, थर्ड वन ही कहाँ थी, यूके की थी। तो अब केस कहाँ चलेगा, क्योंकि डैमेज तो हुआ है ना, पार्टीज़ को डैमेज क्लेम करना, उनका कुछ तो कुछ उनके साथ टोट कमिट हो गया है, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडियन बंदे ने आके इंडिया में केस फाइल कर दिया, मैक्सिको वाले बंदे ने अपने देश में जाकर फाइल कर दिया, स्विट्ज़रलैंड में किसी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे उनका 1 वीक का स्टे था, 3 डेज अभी गुजरे थे, 4th डे पे ये टोट कमिट हो गया और 5th डे पे उनको उस देश को छोड़ने के लिए जाना था, क्योंकि वीज़ा ख़त्म था। तो अब ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई कि इंडिया में, अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट से देख लेते हैं कि इंडियन पर्सन ने यहाँ पे केस फाइल कर दिया। तो जो टोट होता है ना, टोट का एक जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, लैक्स लोकी डेलिक्टी, यानी लॉ ऑफ लैंड वेयर द टोट कमिटेड, यानी उस जनरल प्रिंसिपल क्या है कि जहाँ पे जिस प्लेस पे टोट कमिट हुआ है ना, उस देश का लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इंडिया के पास क्या चॉइस है, या तो वो जो टोट के अपने प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं टाइम के साथ उनके अकॉर्डिंग कंपनसेशन डिसाइड करें, या फिर क्योंकि टोट जो कमिट हुआ है वो स्विट्ज़रलैंड में कमिट हुआ है, इंडिया में हुआ ही नहीं है, बट येस द रेजिडेंट इज़ ऑफ इंडिया, तो वो इंडिया में ही आके केस फाइल करेगा, वो स्विट्ज़रलैंड रुक ही नहीं पा रहा था। तो क्या होगा, जो इंडियन कोर्ट है ऑफ लोवेस्ट ग्रेड सिविल सूट फाइल होगा फॉर कंपनसेशन, वहाँ पे हमारे जो जुरिसडिक्शन है वो प्रॉपर है कि इंडिया में केस फाइल हो सकता है, राइट, क्योंकि पर्सन इज़ रेजिडेंट ऑफ, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन लॉ एक करेक्ट कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी जहाँ पे टोट कमिट हुआ है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ का लॉ अप्लाई करेगा कि वहाँ पे वैसा वाला टोट होने के लिए क्या कंपनसेशन दिया जाता है, वही कंपनसेशन वहाँ पे दिया जाएगा। मतलब कंपनसेशन की क्या अमाउंट है वो तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, बट द रूल्स जो है कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए वो उसी देश के फॉलो होंगे। जैसे हम ये कहते हैं हमारे यहाँ तो टोट जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं है, कॉमन लॉ से शुरू होकर डेवलपमेंट हुई है और अच्छा खासा डेवलप हो गया,
लेकिन हो सकता है जिस देश में टोट कमिट हुआ वेल डिफाइंड एक्ट के फॉर्म में आपका जो टोट है वो प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे? वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वो बता रहे हैं। और इवन हो सकता है वहाँ पे ये भी बताया जाए कि अगर टोट किसी फॉरेन नेशनल के साथ होता है तो ये कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट। और अगर डोमेस्टिकली कुछ हुआ है या अपने लोकल बंदे के साथ हुआ है तो ये वाला देना पड़ेगा। तो इस सूरत में क्या है, सेकंड स्टेज रीच हो जाती है ऐसी सिचुएशंस में, जहाँ पे क्लियर कट आपको फॉरेन एलिमेंट तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वही प्राइमरीली डिफरेंट नेशंस को बिलोंग करती है। जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है सेकेंडली वो भी एक फॉरेन लैंड पे कमिट हुआ है। तो फिर कोर्ट सेकंड नंबर पे ये देखता है कि विच लॉ should be applicable or which law has to be applied in that particular dispute that come under the ambit of private international law। वो कैसे चलेगा, right। if the court knows both the things, first stage he knows which court has a jurisdiction, secondly he comes to know that which law should be applied in that particular dispute that dealing with the private international law, then the case started and completed, and the judgment will be pronounced according to the municipal law of the forum where the suit is instituted। because procedures जो हैं वो किस फॉरम के अकॉर्ड होंगी, हमने एक लैक्स फोरी का प्रिंसिपल पढ़ा था, मीन्स द लॉ ऑफ फोरम। तो जिस फॉरम में सूट इंस्टीट्यूटेड है, जिस फॉरम की जुरिसडिक्शन है, प्रोसीजरल लॉ उसी फॉरम के इस्तेमाल होते हैं। कंपनसेशन इफ़ ये लास्ट में डिसाइड होगा कि यस टोट कमिट हुआ है, डैमेज अनाउंस करना है, तो टोट वहाँ पे क्या नाम से वो टोट कमिट हुआ है, टोट की टाइप क्या है या टोट की डेफिनेशन क्या है, क्या वो जो टोट है वो उस डेफिनेशन में आता है जो इंसिडेंस कमिट हुआ है, तो वो डिसाइड करेंगे जजमेंट एंड द कंपनसेशन शैल बी गिवन। मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड ऑन, मोस्ट प्रोबेबली हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है अगर टोट कमिट हुआ है तो डैमेज हुआ है तो कंपनसेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके देश में उसके प्रिंसिपल्स क्या है कंपनसेशन के, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये उस फॉरेन लैंड के होंगे जहाँ पे टोट कमिट हुआ है। जब हम इस सेकेंड स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड स्टेज आ जाती है कि एग्जीक्यूशन और रिलायबिलिटी हम कह सकते हैं, या एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन जजमेंट कैसे रहेगा, ये थर्ड स्टेज है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर कोई देश फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, अप्लाई ही नहीं करेगा, तो वो डिसीजन तो नल एंड वॉइड हो जाएगा और यू कैन से वो फ्यूटाइल हो जाएगा। एक कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के कोर्ट ने चॉइस ऑफ लॉ को अप्लाई करके एक जजमेंट पास कर दी, और जिस नेशनल के खिलाफ जजमेंट पास की है वो एक फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है, और कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए भेज दी वहाँ पे, वो फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो ये सारी प्रोसेस ही बेकार हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी ना। मतलब कुछ नथिंग विल बी अचीव्ड आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ एक्सरसाइज, है ना। कोर्ट के एफर्ट भी बेकार गए और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो एग्रीव्ड ही रहेगी डिस्पाइट ऑफ हैविंग जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट, बट एक्चुअल जस्टिस नहीं मिलेगा अगर उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला या जो राइट अदर वो क्लेम कर रहा है वो नहीं मिला। तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन जजमेंट है ना, और जो एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन जजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थर्ड स्टेज है कि ठीक है जजमेंट और डिक्री तो पास होगी, नो हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, वेयर इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड बाय विच लॉ और बाय विच कोर्ट इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो फिर क्वेश्चन ये रह जाता है। तो थर्ड स्टेज आ जाती है जहाँ पे हमको एग्जीक्यूट करना है ऐसी जजमेंट को जो कि अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिसाइड हुई है, राइट। या यूँ कह लो कि ऐसा डिस्प्यूट हमको अब उसके बारे में जजमेंट है जहाँ पे फॉरेन एलिमेंट की प्रेजेंस थी, इसीलिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल अट्रैक्ट हुए एंड देन एक जजमेंट और एक डिक्री पास हो गई। नाउ द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिक्री, है ना। वो एग्जीक्यूट ना होगा तो सारा प्रोसेस जीरो हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारा टॉपिक था, हमने फॉरेन एलिमेंट को पढ़ा और फॉरेन एलिमेंट के पता लगने के बाद हमको इमीडिएटली ये पता चल गया कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की प्रोविजंस नाउ अप्लाई होनी ज़रूरी है। और यू कैन से कि येस वंस द फॉरेन एलिमेंट इज प्रूव्ड टू बी प्रेजेंट then the principles of private international law starts
इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं वो। अनलेस अगर नहीं है तो वो कोई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का रोल ही नहीं है वहाँ पे, अगर फॉरेन एलिमेंट नहीं है। और फिर इसी स्टेजेस में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है वन बाय वन। तो जो हमारा फर्दर जो टॉपिक होंगे, डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस चीज़ पे होगी, चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की डिटेल, कि ना चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में क्या प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, कुछ म्यूनसिपल लॉज के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं या कुछ इंटरनेशनल प्रोविजंस है वो अप्लाई होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। और आज के लिए इतना ही। आपकी लीगल बडी बहुत ही गुड विशेस दे रही है आपको कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आप इस कोरोना टाइम में भी अच्छे से बच के निकल जाएं, है ना, कोरोना कुछ ना करे आप लोगों को। एंड ओके देन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जल्दी फिर हमारी जो बाकी की वीडियोस आएंगी वो भी आप देख सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस अंडर द सीरीज ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। टिल देन, बाय।